हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की 14 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप से कैसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो ये भाग 5 में मिलता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जो गढ़ पूर्ति है वो नहीं होता, तब इस पश्चात जो है जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। अगला है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो आपने इसे याद रखा कि संविधान का जो व्याख्याकार और संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम वो 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, तब वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक, मतलब 65 ईयर्स तक एक न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का वो अपने पद पर बना रह सकता है, वहाँ पे न्याय कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश जो जज है वो कब रिटायर होंगे? तो वो 65 ईयर्स की उम्र में रिटायर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जारी कर सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जब महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है तो उसकी आदेश कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रपति उसका आदेश जारी करता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, मतलब कितनी सैलरी मिलती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो वो 2,80,000 रुपये है पर मंथ। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी एक महीने में? तो उन्हें सैलरी मिलेगी 2,80,000। और इसी तरह है, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो बाकी के जज हैं, जो मुख्य जज नहीं हैं, उन्हें कितना वेतन मिलेगा? तो 2,50,000 रुपये लगभग मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो किस चीज़ के अंतर्गत जो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है वो 1973 के अंतर्गत इसके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जब भारत सरकार अधिनियम नौ 1935 के अधीन। तो आप इस चीज़ को याद रखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था होती है? तो मुख्य रूप से 7 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो और कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उनकी संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो ये है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 जो न्यायाधीश हैं उनका प्रावधान किया गया है। ये अपने हिसाब से घटते और बढ़ते दोनों रहते हैं। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति होती है संसद के पास। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की और बाकी के न्यायाधीश की नियुक्ति भी दोनों राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है, भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं?
तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो किससे पूछ के करेंगे? तो वही जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे पूछ के बाकी के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद खाली हों तब उनके काम जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया है। अगला है, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर है किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है कि नहीं, वो नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कर सकता है कौन? अधीनस्थ न्यायालय का। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का रूप कैसा है? तो एकीकृत है। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके है? तो ये उच्चतम न्यायालय को है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो उच्चतम न्यायालय को है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को ये प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये मामला किसके पास जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जाता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अगला है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसका परामर्श लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से ये परामर्श ले सकते हैं, मतलब बातचीत करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला है, न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार मामलों की सुनवाई की योग्यता से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता से है। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परादेश किसे जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परमादेश है वो किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल आधारिकता के अंतर्गत आती है। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानूनी मामलों में तभी राष्ट्रपति को आदेश देगा या फिर सलाह देगा जब वो राष्ट्रपति पूछेंगे। अगला है, राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही बन सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता? तो केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया था। केशवानंद भारती का केस जो था उसमें ही ये बात की गई थी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, एच जे कानिया शॉर्ट फॉर्म में इन्हें कहते हैं। तो आप इनका पूरा नाम याद रख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे टाइम के लिए कौन रहे थे? तो वाई वी चंद्रचूड़ रहे थे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन बैठा था? तो कमल नारायण सिंह बैठे थे सबसे कम टाइम पीरियड के लिए। अगला है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम है फातिमा बीबी। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। अगला है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो ये कैसी है? तो ऑप्शन नंबर डी 3 स्तरीय है, जैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से न्यायपालिका की जो संरचना बनती है वो 3 स्तर में बनती है। इसी तरह सेम अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो ये 3 प्रकार की अदालतें हैं, जैसे सेशन कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। अगला है, तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर बी 1950 में ये आया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र में हुआ था, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में डैश न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 33 होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जो है 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि कितने अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे एमटीएस में पूछा गया, सीएचएसएल में, एमटीएस में और फिर एमटीएस के एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उच्चतम न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किया जाता है? तो 124 टू में किया जाता है, 124 के ख में किया जाता है इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो आर्टिकल 124 के 2 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के डैश के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के दूसरे से में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति को है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसी न्यायाधीश को, मतलब किसी जज को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास है। मतलब कि वो मान लीजिए कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट से लखनऊ के हाई कोर्ट में जाना चाहता है, तो उसकी जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर है वो कौन पास करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अगला है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अर्हता जो है, मतलब ये योग्यता है, अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभावित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि पर ये जो है प्रभावित की जाती है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षता क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 65 ईयर्स। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसका जो अधिवर्षता है वो कितना होनी चाहिए? तो 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। तो कितने? 65 ईयर्स तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
डैश की उम्र तक सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब कि रिटायर होते हैं। तो कब? तो ऑप्शन नंबर ए 65 ईयर्स तक होते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति को ये सौंपता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। तो किसके आधार पर? सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, मतलब कि वो कोर्ट में दुर्व्यवहार करे या फिर वो सक्षम नहीं है अपना आदेश देने के लिए, जजमेंट के लिए, तो उन तरह के केसों में मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो किसके आदेश के बगैर? राष्ट्रपति के आदेश के बगैर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विशेष बहुमत के जरिए इन्हें हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रामास्वामी थे। तो आप इस चीज़ का नाम याद रख लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश का नाम है जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जस्टिस रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में जो है वो लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1991 में ये लाया गया था। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी 127। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 127। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 130 में किया गया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 130 में। अगला क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं अगर वो रिटायर हो जाएं तो वो कहीं पर भी भारत की किसी भी कोर्ट में अपना वकालत शुरू नहीं कर सकते। अगला है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के व्याख्या की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 131 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों की सुनवाई जरूरी नहीं है। तो कैसे मामले हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो ये कौन है? मूल क्षेत्राधिकारता के संबंध में ये विवाद को निपटाने की अनुमति देता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण, मतलब किसी भी मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनके बचाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार के अधीन होता है ये। अगला है, मौलिक अधिकारों को भोगने या फिर प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ए और बी दोनों को, मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है कि मौलिक अधिकारों का किसी भी व्यक्ति का हनन नहीं होना चाहिए। अगला है, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, याचिका का न्यायिक क्षेत्र अर्थात न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32। आप इस चीज को याद रखेंगे कि आर्टिकल जो है 32 ये एक कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों
के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय का मुकदमा कर सकता है। आर्टिकल 32 और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा, वो सीधे मूल अधिकार का हनन होने पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के में याचिका दायर कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। तो इसी तरह ये आर्टिकल काम करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 32। अगर आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है उनका हनन होने पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आप जा सकते हैं? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप जा सकते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी करता है? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मतलब कि मूल अधिकारों के बचाव के लिए वो रिट जारी कर सकता है। अगला है, किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके द्वारा रिट जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के वो रिट जारी कर सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिका रिट्स जारी करने की शक्ति दी गई है। इन संविधान में याचिका रिट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा आप जानते हैं कि ये 5 प्रकार के होते हैं और आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे कि ये 5 प्रकार कौन से हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि ये कितने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो वो 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की रिट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, व्यादेश की व्यवस्था नहीं दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जो रिट है वो कैदी के रियासत में कानूनी वैधता को चुनौती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हीबियस कॉर्पस। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है? ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, जब कोई व्यक्ति पुलिस की नजरबंदी में या फिर गिरफ्तार हो जाता है तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हीबियस कॉर्पस एक निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब कि आपको पुलिस स्टेशन में जब गिरफ्तार कर लिया जाए तब भी आपके पास कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ये किस रिट में है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में ये सब चीज़ें होती हैं। अगला है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, हीबियस कॉर्पस जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो ये किस आदेश का अर्थ होता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के समय में 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हिबियस कॉर्पस की रिट जारी करके रिहा किए जाने का हकदार होता है। अगला क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण और कैद के संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये अनुच्छेद है 22 और इस मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण और कैद के संरक्षण में प्रदान किया जाता है। अगला है, परम आदेश रिट रिट ऑफ मैंडेमस एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है, परम आदेश मैंडेमस में समादेश रिट का अर्थ क्या है? कि ये हमारा आदेश है। तो जैसे कोर्ट किसी को आदेश देता है तो उसे मैंडेमस कहते हैं कि आप हमारे आदेश का पालन कीजिए, उसी को परम आदेश या फिर मैंडेमस कहते हैं। अगला है, लैटिन से निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ हमारा आदेश है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मैंडेमस। तो आप इसको याद रखेंगे कि लैटिन में निम्नलिखित में से किस रीट का जो अर्थ होता है वो हमारा आदेश है, तो परम आदेश रीट मतलब कि मैंडेमस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परम आदेश कोर्ट किसी की सरकारी अधिकारी को उसके अधिकार कार्य करने के लिए दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, परम आदेश के लिए दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो ये परम आदेश है मतलब कि मैंडेमस है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश तभी जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद अधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इसे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, परम आदेश मैंडेमस तभी जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि कोई सरकारी व्यक्ति जो है अपना काम सही से नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी रिट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा
न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। तो कौन सा रिट जारी करके? तो ऑप्शन नंबर सी, मैंडेमस। अब इस चीज़ को याद रखेंगे, मैंडेमस का जो रिट है वो कोर्ट जारी करता है कब? जब कोई भी व्यक्ति अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है और इसकी वजह से बाकी आम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तभी कोर्ट जो है वो मैंडेमस रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय का एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय का एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो प्रतिषेध है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी अवर न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये किया जाता है प्रतिषेध रिट, राइट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये जारी किया जाता है। अगला है, उत्प्रेक्षण देश का या उत्प्रेक्षण से क्या अभिप्राय है? तो उत्प्रेक्षणादेश या फिर उत्प्रेक्षण से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणित करने या फिर जानकारी देना। अगला है, उत्प्रेक्षण लेख या फिर सेरियोटेरी किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है, अधिकार परीक्षा शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसी अधिकार से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी अधिकार से। अगला है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है? तो ये अधिकार परीक्षा मतलब कि क्यू वारंटो। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किस अधिकार से आप कोई काम कर रहे हैं या फिर किस अधिकार से आपने मुझे गिरफ्तार किया। तो ये सारी चीज़ें कौन से रिट की में है? तो ये है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो के रिट में ये दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश से कौन सा है जो प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा रिट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए रिट जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा रिट जो है वो जारी किया जाता है। अगला है, किसी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही से रोकने के लिए उसे जो अधिकार नहीं है निम्नलिखित में से इसे कौन सा रिट जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा रिट जो है वो जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण एसएटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1992 में हुई थी। तो 1992 में हुआ था एसएटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहेंगे। अगला है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, जहाँ पर आप लास्ट में जाकर अगर कोई आपकी अदालत में बात नहीं सुन रहा है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट, तो आप लास्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। तो किसमें? अपील क्षेत्राधिकार के मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 142 आता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि डैश के अंतर्गत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूटे हुए विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो वो अधिकार जो है मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आया? तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत आया। देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विवेकाधीन शक्ति का तहत भारत सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो आर्टिकल 142 को मान्यता दी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।